So hello guys, welcome to all of you. I am उपेंद्र सिंह नेगी एंड आई एम टीचिंग क्लास 12 फिजिक्स। तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान से जो हमने शुरुआत करी थी उसमें मैंने कल जो वीडियो बनाई थी और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा था और वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो काफी इंटरेस्टिंगली और काफी इजी वे से हमने उसे समझने की कोशिश करी थी। तो उसमें कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स थे। तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जैसे एट एक्सियल कंडीशन, एट इक्वेटोरियल कंडीशन और एट एनी पॉइंट पे उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो आज हम उसी को कैरी आउट करते हुए जो हमने फिजिक्स की श्रृंखला शुरू करी है उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर भी दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जो हमारा पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पढ़ी थी। तो उसका यहाँ बहुत अहम रोल होता है, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ पॉइंट एग्जामिनेशन। तो आप वो वीडियो जरूर जाके एक बार देख लें, क्योंकि जो मैं आज टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये उसी पे बेस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेकेंड चैप्टर है गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो उसी पे बेस हमारा गॉसेस लॉ होता है। तो आज उसी पे बेस जो हमारा टॉपिक आज होने जा रहा है, आज का लेक्चर हमारा उसी बेस पे होगा। तो काफी इजी वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि कोई बाउंडेड मीडियम होता है, उसी में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। मीडियम बाउंडेड होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो उसमें एरिया तो होगा ही, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो उसमें जो बाउंडेड मीडियम है तो उसका एरिया होगा, ठीक है। बाउंडेड मतलब वो वैक्यूम में है तो उसका एरिया होना जरूरी है। तो इसलिए हमें यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर है क्या, ठीक है। सो क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर, किसी बाउंडेड मीडियम में, ठीक है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होता है। यानी एरिया वेक्टर हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया is the direction of perpendicular on area outward। यानी क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर अभिलंब की दिशा के बाहर की ओर होती है, ठीक है। क्षेत्रफल पर बाहर की ओर जो अभिलंब की दिशा है तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है कि एरिया वेक्टर हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, इज द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एरिया आउटवर्ड। सो इसका डायग्राम मैं आपको समझा देता हूं। सपोज वी हैव लाइक दिस इज द एरिया वी आर टेकिंग सपोज, एंड वी आर टेकिंग सम सरफेस। सो दिस इज द एरिया, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज एरिया ऑफ दिस सरफेस। नाउ एज आई अर्लियर सेड दैट द डायरेक्शन ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की जो दिशा है, ठीक है ना, जो क्षेत्रफल की दिशा है, ठीक है, तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो जो क्षेत्रफल की दिशा है वह क्षेत्रफल पर यानी इस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर अभिलंब की दिशा है। तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर, तो ये आपका बाहर की ओर हो गया, तो ये आती है आपकी क्षेत्रफल की दिशा। तो बस इतना ही है इसका कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। और बहुत इजी है, बस मैंने आपको समझा दिया कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। उसमें परिमाण भी होता है और उसमें दिशा भी होती है। जैसा आपको पता ही होगा कि वेक्टर और स्केलर क्या है, आप 11th में पढ़ चुके हैं। वेक्टर वो होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया आपका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी से रिलेटेड आपको सब आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी डेफिनेशन आती है वो भी काफी अहम हो जाती है, ठीक है। वो भी आपके एग्जाम से, व्यू पॉइंट से, या कहीं आप टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है हमारा सॉलिड एंगल, यानी कि घन कोण,
जैसे कि आपने आज तक देखा होगा कि एंगल्स क्या होते हैं, where the two line intersect and where two line meets there the angle creates। तो हमने आज तक जितने भी एंगल पढ़े हैं वो हमने 2 डायमेंशन में पढ़े हैं। तो आज हम उसी एंगल को 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। यानी सपोज वी हैव अ 3 डायमेंशनल स्फीयर, सपोज वी हैव अ 3 डायमेंशनल मॉडल, समथिंग लाइक, ठीक है ना। कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, 3 डायमेंशनल क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर। सो वी कंसीडर हियर स्फीयर, एक गोला है, ठीक है। तो किसी 3 डायमेंशन में जो एंगल होता है, तो जो 3 डायमेंशनल स्फीयर है उसके जितने भी बाहर से आपकी सरफेस है, उस सरफेस उसके कोर में यानी सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करता है उसको कहते हैं हम घन कोण या सॉलिड एंगल। ठीक है दोस्तों, काफी इजी। यानी 3 डायमेंशन जो उसके सेंटर पे एंगल क्रिएट करता है। 2 डायमेंशन में हमें ऑब्वियसली पता है कि ये 2 लाइंस होती है, इंटरसेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है, तो इसे 2 डायमेंशनल एंगल हम कहते हैं। और 3 डायमेंशनल एंगल जो 3 डायमेंशन होता है। तो आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो मैंने बताया, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है, और अगर इसे इंग्लिश में समझे तो स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस draws an angle in the center and that is called solid angle। या दूसरे वे में कहें तो एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस draws an angle by subtended lines and radius। subtended lines, subtended मतलब अंतरित करता है, उसकी एंगल पे जो उसका सेंटर है, कोर है, वहां पे जाके वो मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड subtended lines and radius। रेडियस से भी वहां पे मिलता है। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। Suppose we have a diagram like this. This is 3-dimensional. We have a 3-dimensional sphere here. We are considering this model. So, suppose this is the point O. Okay. तो जो हमारे 3 डायमेंशन, जो मैंने कहा कि स्फीयर से जो कोण अंतरित करता है, यहाँ पे सब टेंडेड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला। तो ये है आपका घन कोण, ठीक है ना। सपोज ये है, तो अगर मैं इसको आगे आपको बताऊं, तो ये है आपका डीए, ठीक है, ये आपका डीए, and we call the solid angle we denote by the omega। we denote solid angle by omega, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम शॉर्टर एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि हम जब शॉर्टर एलिमेंट लेते हैं, यानी कि हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो छोटे से पार्ट का करते हैं, और इंटीग्रेशन उसी छोटे पार्ट का इंटीग्रेट करते हैं तो वो बड़ा यानी पूरे होल का आ जाता है, हमें पूरे की जाने की जरूरत नहीं होती। तो हम पहले शॉर्टर जो एलिमेंट ले रहे हैं हम, ये हमारा एंगल है, एंगल हो जाएगा डी ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है हमारे, हम जानते हैं वो, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर। सो जो आपका ओमेगा हो जाता है, यानी कि जो ये एंगल हो जाता है डी ओमेगा, तो आपका जो डी ओमेगा होता है ये हो जाता है आपका, सॉरी, डी ओमेगा हमें निकालना है। तो मैं इससे आपको बता देता हूँ, पहले मैं एरिया से आपको कंसिडर करता हूँ। तो जो आपका डी होता है, एरिया ऑफ स्फीयर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जो स्फीयर का जो एरिया होता है वो इसकी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे कि एरिया बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, यानी रेडियस बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं, डी इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज डी ओमेगा आर स्क्वायर। सो वी टुक दिस कांस्टेंट हियर बिकॉज़ if we have an angle then we don't need to determine the radius and area। हमारे पास जब ये एंगल मिल चुका है तो तब तो इसमें चेंज आने का मतलब ही नहीं बनता, तब इसका प्रोपोर्शनल होने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये काफी इजी सा एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं आगे सस्टेन करता हूँ। ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए डी ओमेगा, तो डी ओमेगा हम यहाँ पे निकालते हैं। सो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए अपॉन आर स्क्वायर है, तो जो इसकी यूनिट होती है घन कोण की वो होती है आपकी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है।
जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो नॉर्मल एंगल्स होते हैं, जो 2 डायमेंशन में जो एंगल होते हैं उनकी होती है रेडियन, और जो 3 डायमेंशन में जो एंगल होती है उनकी होती है स्टेरेडियन। ठीक है ना? तो ये आपको पता होगा जो मैंने बताया था, ए वेक्टर ए एन कैप वाला। ठीक है ना? तो ये मैंने बता दिया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एन एन कैप इज थीटा, तो ये हमारे पास ए वेक्टर आता है, ये हमारे पास एन कैप आ जाता है। इसकी डायरेक्ट इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, आपको दिखता है दिस इज विजुअल, दिस इज थीटा एंगल, क्योंकि जो बीच में है, क्योंकि ये आपका एरिया हो गया, ये है आपका डी। ठीक है, तो ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ होगा, तो आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल। तो जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये है आपका डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये भी आपका एक कंपोनेंट है तो इसलिए आपका डी ए कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होगा हमारा, उसके बाद जैसे इसकी यूनिट है इसकी रेडियन, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था हमने बहुत सॉर्टर एलिमेंट लिया है, तो उसको हम अब इंटीग्रेट करेंगे और पूरे इस पे हमें सॉलिड एंगल निकालना है। तो पहले हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, हमें मिलता है डी ओमेगा का इंटीग्रेशन सो इफ यू इंटीग्रेट डी ओमेगा, यानी सॉल्टर एलिमेंट का जो एंगल है अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा। तो इससे डी हट जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में डी हट जाता है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आ जाएगा। और जो एरिया है अगर हम सॉल्टर एरिया का वो इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। और जो अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट, सो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका a इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। So omega will be omega is equal to a upon r square. ठीक है, this is also your next value. This is steradian. Now we know that this is area of sphere, and the area of sphere, spherical surface, जो इसका बाहर का जो सरफेस होता है इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बताता हूं मैं आपको। We know that एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4 पाई आर। हम जानते हैं एरिया ऑफ स्फीयर होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो इट विल कैंसिल ईच अदर, देन वी विल गेट ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। दिस इज आल्सो आवर अनदर वैल्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेरिवेशंस। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है, तो ये हमारे तीनों जी वैल्यूज है। ये तीनों वैल्यूज हमारे काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने अभी जाना कि घनकोण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड एंगल काफी इजी हमारा टॉपिक था, तो काफी इजी वे में हमने इसे समझने की कोशिश करी। तो आई होप सो कि आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में मैंने समझा है। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक आता है, जो कि हमारा चैप्टर भी है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों आइए इसको डिस्कस करते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है कि किसी बाउंडेड मीडियम में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन वहां से क्रॉस होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, सपोज हियर अ पॉइंट क्यू, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पॉइंट और कोई अनदर चार्ज होता है जिससे ये यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स फील करता है, ये अनदर चार्ज होता है, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन और नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स ये फील करेगा, इट क्रिएट्स हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं जाती, तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर। इसी पे बेस हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो इसकी डेफिनेशन है आपकी the rate of flow of electric field, rate
of flow of electric field through a given bounded medium is called electric flux। यानी अगर हिंदी में इसे समझे तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही, ठीक है ना, दिस इज दैट इमेजिनेबल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, दे आर पेनिट्रेटिंग इट बिकॉज दोज आर वेव्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो वेव्स यहाँ से ट्रेवल कर रही हैं तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जनरेट करती है। यानी जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट होता है जब आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां एक वैद्युत फ्लक्स यूज होता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ट्रेवल करती है, तो तभी हमारा जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो आइए उसकी डेफिनेशन जानते हैं, काफी इजी है। ठीक है, तो ये हिंदी में कहें वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन अभी लिख दी है दोस्तों। सो दिस इज इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन बाउंडेड मीडियम। वैद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जिसमें वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र से गुजरने में जो प्रवाहित हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय फाई। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दैट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। तो जो आपका फाई होता है वैद्युत फ्लक्स, वो एक अदिश राशि, अदिश माने उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यानी वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी नहीं। सो फाई जो हमारा होता है वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू क्लोज, क्योंकि दिस इज बाउंडेड मीडियम। जैसे कि मैंने आपको बताया बाउंडेड मीडियम में होता है, ओपन मीडियम में ये नहीं होता है। सो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, बिकॉज दिस इज ई इज एफ अपॉन पी यानी न्यूटन पर कूलम, डीएस यानी इसका एरिया होता है। सपोज दिस इज दैट बाउंडेड मीडियम। अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, बाउंडेड मीडियम यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर इसके कारण अट्रैक्शन फील करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यही वो बाउंडेड मीडियम और यही पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। बस हमने एक कॉन्सेप्ट और समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की चेंज हमें कंडीशन दिखती है। ठीक है, तो ये होता है। सो फाई विल बी क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है जो ये होता है वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर में आता है कॉस थीटा। अगर ये हमारा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता है तो साइन थीटा आता है। ठीक है, तो डीएस कॉस थीटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो दोस्तों इतना ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काफी इजी वे में हमने समझने की कोशिश करी है। आई होप सो कि आपको बहुत इजी वे में ये समझ में आया होगा, काफी इजी वे में हमने समझा। ठीक है, तो अगर डाउट है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। सो अगला जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज गॉसेस लॉ, गॉस की प्रमेय। तो गॉस एक फ्रेंच फिजिस्ट हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कूलम भी हमने पढ़ा था, एक फ्रेंच फिजिस्ट। वैसे ज्यादातर फिजिस्ट हमें पता है कि ज्यादातर यूरोप से ही है, तो चलिए इनकी जो प्रमेय है उसको भी जानते हैं। तो गॉस ने क्या कहा, जब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि एक टेस्ट में, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं गॉस की प्रमेय। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी बाउंडेड मीडियम में, उसमें इंक्लोज्ड चार्ज होता है क्यू, उसके 1/ε0 मल्टीप्लीकेशन होता है।
यानी परमिटिविटी का डिवाइस जो होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, जो क्लोज्ड सरफेस है जो हमने पढ़ा था अभी, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, या हिंदी में अगर मैं इसे कहूं तो जो गॉस की प्रमेय है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, तो किसी बंद परिपथ में वैद्युत फ्लक्स, उस परिपथ में कुल परिबद्ध आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो Q अपन 1/Q/ε0 इक्वल टू 5E। तो काफी इजी वे में हमें इसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑन द बोर्ड, प्लीज कॉन्सेंट्रेटली सी द डेफिनेशन प्लीज। तो गॉस की जो हमारी प्रमेय है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि कुल परिबद्ध आवेश Q की 1/ε0 गुना है, जो इंक्लोज्ड चार्ज Q है उसके 1/ε0 टाइम्स, यानी कि उसमें Q अपॉन परमिटिविटी का हम अगर डिवाइड करते हैं, सो इट विल बी, जो फाइनली हमारा होता है वो रहेगा हमारा Q/ε0, बिकॉज दिस इज द 1/ε0 टाइम ऑफ द चार्ज Q, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। सो यही है गॉस की प्रमेय, यानी गॉस की जो इसमें फॉर्मूला दिया है उन्होंने, दिस इज गॉसेस प्रूफ। नाउ वी नो द फॉर्मूला फाई इक्वल टू Q/ε0। तो इसका प्रूफ भी कहीं ना कहीं से आया होगा, तो हम इसका प्रूफ जानते हैं, ठीक है, कि कहां से ये प्रूफ हुआ है। तो इसका हम प्रूफ जानते हैं, तो काफी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका जो पहला प्रूफ है वो आता है आपका इसी यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, जो हमने अभी E.ds वेक्टर करा था। और दूसरा जो वैल्यू आती है हमारी, वो अनदर जो हमारा आता है वो आता है कूलम्ब्स लॉ। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं, इसका जो प्रूफ है। तो जैसे कि इसे हिंदी में कहते हैं उपपत्ति, गॉसेस लॉ का प्रूफ हम देखते हैं, ठीक है। तो कैसे इसे प्रूफ करते हैं, पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूँ। सपोज इन द बाउंडेड मीडियम एनी सरफेस वी हैव लाइक स्फेरिकल सरफेस, तो हम एक बिंदु मानते हैं, सपोज वी हैव अ पॉइंट O वेयर द प्लस Q चार्ज है ना, यहाँ Q चार्ज is available, and from this bounded medium, this is the center, we need to find electric field intensity, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें वैद्युत फ्लक्स जनरेट होगा, तभी हमारा गॉस की जो लॉ है, गॉस का प्रमेय, वही आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे हमारा P पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज P, ठीक है। एंड द एंगल इज दिस इज d ओमेगा, दिस इज द एंगल d ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज द सरफेस dA वेक्टर, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटिंग हियर इज E वेक्टर। The electric field generating here is the E vector, and at this point it will be angle theta,
ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये आपका डी ए वेक्टर, ये आपका जो एरिया है ये है ए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डी ए वेक्टर और आपका जो ई वेक्टर है इसके बीच में, ये इसको डी एस मान लें, जो भी आप लेना चाहें, एस इज द एस और ए एज यू वांट, ठीक है ना, बोथ आर द सेम। ठीक है, तो हमें कुल मिला के हम इसका क्या निकालना है कि इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सो वी नीड टू प्रूव फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी नीड टू प्रूफ इट, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वी नीड टू प्रूफ इट, सो वी विल स्टार्ट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स लॉ। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा था फाई ई इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है बाउंडेड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और इसके बाद जो हमें मिलता है, बिकॉज दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड वी विल गेट ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज ई डी एस कॉस थीटा। नाउ एज वी नो, बिकॉज वी नो दैट, ठीक है ना, बिकॉज द वी नो दैट वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूँ, नाउ द फाई ई इक्वल टू, ठीक है ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है टाइम दिस इज कॉस थीटा। This is phi is equal to, now the constant comes out, you know, the in integration the constant doesn't integrate because that is constant, and because we find the integration of some variable, variable हमारे पास ये रह जाता है, sorry हमारे पास variable ये रह जाता है, so this all is constant, so we can take it out of integration। क्यों, इसकी जरूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है, तो इसको अंदर ही रहने देते हैं। जैसे कि हमने अभी सॉलिड एंगल में पढ़ा है, इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी, ठीक है ना, तो ये है आपका, और ये डीएस भी था, डीएस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये डीएस कॉस थीटा और ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा। तो एज वी नो कि डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा डी ओमेगा, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल के केस में। तो इसमें जो मैं वैल्यू रख दूंगा वो रख दूंगा मैं आपकी, आपका ये आ जाएगा डी ओमेगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू इंटीग्रेट डी ओमेगा, सो डी विल कैंसिल आउट बिकॉज द इंटीग्रेशन डी कैंसिल आउट, सो वी विल कैंसिल इट एंड वी विल गेट ओमेगा। तो डी ओमेगा को अगर हम समाकलन करें तो इसका ओमेगा बच जाएगा, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओमेगा आपका बच जाएगा, और जो ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक इन सॉलिड एंगल, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। So we will put this value here, 1/4 pi epsilon naught q into 4 pi. So 4 pi, it will cancel each other because this is in multiplication and this in divide. तो जो फ्लक्स होता है आपका वो आ जाता है आपका q अपॉन epsilon naught, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे गॉसेस लॉ प्रूव किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत इजी वे में दिखाया कि आपका सपोज ओ पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो होगा और थीटा एंगल इसके जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, तो वहीं से हमने पूरा डिराइव करा है, और जो हमारी ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना था वो हमारा यहाँ प्रूफ हो चुका है। तो बहुत इजी वे में हमने इसे प्रूफ करने की कोशिश करी, और आई होप सो कि आपको ये बहुत समझ में आया होगा। काफी इजी वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। तो दोस्तों आई होप सो कि आज जो मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आज मैंने आपको पढ़ाया एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर,
एक बार आप फिर से लर्न कर देना, या तो वीडियो पॉज करके आप प्रीवियस जाके उस वीडियो को दोबारा देख लें जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। उसके बाद हमने देखा सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण। उसके बाद हमने देखा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, जिसे हमने अभी डिराइव करा है फाई ई, ठीक है ना, इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से वी फाउंड एंड वी प्रूव द गॉसेस लॉ, ठीक है ना। गॉसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गॉसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो गॉस की प्रमेय है, मैंने देखा है कि प्रीवियस जो एग्जामिनेशन है बोर्ड के बहुत से एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। इवन आपके जो मंथली टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली या इवन प्री बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इवन 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में आपके पास केवल डेफिनेशन आएगी, तो आपको ये लिखना नहीं। 3 मार्क्स में आपको पूरी डेरिवेशन के साथ इसको देना है। तो काफी इजी है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी एसेंशियल है, ये आपको मस्ट याद होना चाहिए। आई होप सो दोस्तों आपको जो मैंने आज पढ़ाया सब समझ में आया होगा, आप सबने कॉन्सेंट्रेटली ये ध्यान दिया होगा। अगर आपको इससे पीछे का टॉपिक समझ में नहीं आया, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है तो आपकी मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।